मूवी की शुरुआत नॉर्थ वर्नन शहर से होती है, जिसमें कि बताया जा रहा था कि आज से 35 साल पहले यानी कि 1987 में 16 साल की लड़की टिफनी का खून हुआ था। उसको 16 बार चाकू से वार किया गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 16 साल की मरीसा का खून हो गया और उसको भी 16 बार स्टैब किया गया था। और फिर 2 दिन बाद हेलोवीन के दिन हैदर नाम की लड़की का भी सेम हाल हुआ था। सबसे अजीब बात, इन तीनों को ही इनके 16वें जन्मदिन पर ही मारा गया था। दरअसल हत्यारे ने एक मास्क पहनकर ये खून किए थे। सभी विक्टिम 16 साल की ही थी, तो लोग उस किलर को स्वीट 16 किलर बुलाने लगे। उन मर्डर्स के बाद अचानक किलर गायब हो गया था और कभी पकड़ा नहीं गया। अब इन बात को 35 साल बीत चुके हैं और अब हमें यहाँ पर एक जर्नलिस्ट क्रिस बताता है कि उस हादसे के बाद हेलोवीन पर लोग स्वीट 16 किलर का ही मास्क पहनकर घूमते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे लीड कैरेक्टर जेमी की तरफ, जो कि आज हेलोवीन की रात एक कॉन्सर्ट में जा रही थी, जिसके लिए उसकी माँ पैम मना करने लगती है क्योंकि आज जेमी पूरी 16 साल की हो चुकी है। लेकिन जेमी कहती है कि वो जाना चाहती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेमी को सेल्फ डिफेंस भी आता है, उसको कराटे भी आते हैं क्योंकि उसकी माँ ने बचपन में उसको ये सब सिखाया था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो लड़कियाँ 35 साल पहले मारी गई थी वो पैम की ही दोस्त थी और हाई स्कूल में उनके साथ पढ़ा करती थी और तब से आज तक वो उसे भुला नहीं पाई। वहीं पैम यह देख हैरान होती है कि जेमी जिस कॉन्सर्ट में जा रही थी एंडी कभी उसी के स्कूल में उसका क्लासमेट था। मगर यहाँ जेमी का पिता ब्लैक कहता है कि जेमी को नहीं डरना चाहिए क्योंकि 35 साल पहले उन हत्याओं के बाद वो किलर कभी किसी को नहीं दिखा है। इसके बाद पैम जेमी को कॉन्सर्ट में जाने को कहती है। वहीं रास्ते में जेमी की बेस्ट फ्रेंड अमेलिया को भी पिक करती है। वहीं ब्लैक अमेलिया की माँ लॉरेन को हाय कहता है क्योंकि वे पहले एक साथ पढ़ा करते थे। इसके बाद तीनों ही कॉन्सर्ट के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे कि जेमी और ब्लैक घर पर नहीं होते तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर स्वीट 16 किलर पैम के घर घुस आता है और पैम पर अटैक करने लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि पैम ने भी सेल्फ डिफेंस सीखा था क्योंकि उसको पता था कि ये दिन कभी भी आ सकता था। वो किलर को पूरी टक्कर दे रही होती है लेकिन किलर भी कम नहीं था। पैम किचन में जाती है और एक चाकू उठा लेती है और कहती है पुलिस आ रही है और ये बात सुनकर किलर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अचानक वो पीछे से आकर पैम पर हमला कर देता है और पैम उस किलर के शोल्डर पर स्टैब कर देती है और किलर पहले पैम के लेग पर स्टैब करता है और बाद में उसे बार बार स्टैब करके ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वहां पुलिस आती है और क्रिस सबको बताता है कि पैम को 16 बार स्टैब करके मारा गया है, मतलब कि स्वीट 16 किलर वापस आ चुका है। वही जेमी अपनी मां की मौत के बाद वहां पूरी टूट जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जेमी अपने स्कूल में थी, तभी ऑफिसर कारा आती है और जेमी से पूछताछ करती है। वो पूछती है कि खून के वक्त उसके डैड कहाँ थे और वो ये भी बताती है कि पैम और क्रिस एक दूसरे को बहुत मैसेजेस किया करते थे। तो जेमी उस पर भड़क जाती है और उनको पता चलता है कि कारा के साथ ब्लैक ने हाई स्कूल में कुछ किया था और कारा जेमी के डैड से नफरत करती है और 35 साल पहले कारा के डैड स्वीट 16 किलर को ढूंढ रहे थे लेकिन ढूंढ नहीं पाए थे। इसके बाद में जेमी स्कूल से निकल जाती है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अमेलिया के पास उसका साइंस प्रोजेक्ट देखने आती है, जहां अमेलिया उसे बताने लगती है कि उसने उसकी मां लॉरेन की पुरानी डायरी से देख एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश की है। जो टाइम मशीन उसकी मां लॉरेन उसे उसकी स्कूल टाइम से बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अमेलिया ने ये मशीन बना तो ली है मगर ये अभी भी काम नहीं कर पा रही और अब तक उसे भी नहीं पता कि इसमें क्या कमी है। अब जेमी कहती है अगर वे इस टाइम मशीन को सही से शुरू कर ले तो वे इससे 1987 में टाइम ट्रेवल कर उस किलर को पहला मर्डर करने से रोक लेगी, जिससे कि ना तो उसकी माँ की 3 दोस्त मरेंगी और ना ही उसकी माँ यानी कि वो पास्ट इवेंट को बदल सकती है। तो वो अमेलिया को इस टाइम मशीन पर काम करने को कहती है। इसके बाद वो उस किलर को ज़्यादा जानने के लिए क्रिस के पास जाती है, जो कि पिछले 35 सालों से उसी किलर के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर क्रिस जेमी को बताता है कि उसकी माँ पैम को उस किलर से एक नोट भी मिला था कि वो उसे भी मार देगा। जेमी अब दुखी होकर चली जाती है साइंस फेयर वाली जगह पर और वहाँ पर उसे अमेलिया आकर डरा देती है और तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और जेमी पर अटैक करने लगता है और जेमी उससे बचकर भागने लगती है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किलर ने अमेलिया को कुछ नहीं किया और उसके पास से ही गुजर गया। जेमी अमेलिया के टाइम मशीन में छुप जाती है लेकिन उनसे मशीन गलती से ऑन हो जाती है और किलर वहाँ आकर जेमी पर हमला करने लगता है।
और इसी बीच किलर का चाकू मशीन में लग जाती है और मशीन चलने लगती है और पैम पहुंच जाती है सीधा 1987 में। यानी कि जेमी सच में 1987 में आ चुकी है, वो भी मर्डर से कुछ दिन पहले। अब टाइम ट्रेवल के बाद मशीन ख़राब हो चुकी है तो वो पहले उसे छुपा देती है और फिर सीधा स्कूल भेजती है जहाँ पे वे तीनों लड़कियाँ और उसकी माँ पैम पढ़ती है। वहाँ वो बोलती है कि वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और जिम ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर वो टिफ़नी, मरीशा, हैदर और अपनी माँ को देखती है। जहाँ उसे पता चलता है कि टिफ़नी, मरीशा और हैदर के साथ उसके मॉम का काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम और उसका ग्रुप काफ़ी ही क्रूल है। साथ ही वो लोग बाकी स्टूडेंट को बुली भी करते हैं। जेमी अपनी मॉम से जाके बात करती है और जेमी पैम को पार्टी रोकने के लिए कहती है, क्योंकि अगर पार्टी नहीं होगी तो कोई भी खून नहीं होगा। लेकिन वो जेमी की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। जेमी अब पुलिस के पास जाती है। अब यहाँ पर वो कारा के डैड को देखती है और वो भी जेमी की बातों पर यकीन नहीं करते और उल्टा जेमी को ही शक के निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि उसे पहली बार शहर में देखा था। इसके बाद जेमी अमेलिया के मॉम लॉरेन के पास जाती है। जेमी अब लॉरेन को टाइम मशीन वाली किताब के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि वो फ्यूचर से आई है। और लॉरेन उसके बात पर यकीन कर लेती है, क्योंकि लॉरेन की टाइम मशीन वाली किताब के बारे में किसी को पता ही नहीं था, तो वो समझ गई थी कि वे वाकई में फ्यूचर से आई है। जेमी उसे सब कुछ बताती है, जो कुछ अभी तक हुआ है और जो होने वाला है। इसके बाद जेमी लॉरेन को टाइम मशीन दिखाती है। वहीं अब भविष्य में जेमी गायब हो चुकी थी, तो उसका पिता ब्लैक और कारा की टीम उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी अमेलिया भागते हुए आती है और सबको बताने लगती है कि जेमी कल रात टाइम ट्रेवल कर साल 1987 में पहुंच गई है। पर कोई भी इसके बातों पर यकीन नहीं करते, सिवाय क्रिस, जो कि वहाँ उस किलर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और अब वो अमेलिया के साथ इसकी मशीन देखने चला जाता है। दूसरी तरफ जेमी और लॉरेन टिफ़नी के पार्टी में जाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर जेमी को डग, रैंडी और कारा मिलते हैं। दरअसल भविष्य में डग ही जेमी का प्रिंसिपल था, जबकि रैंडी उनका टीचर और आखिर में कारा पुलिस ऑफिसर थी। तो जेमी अब यहाँ उन तीनों को जवान देखकर काफ़ी ही हैरान थी। वहीं उसे असली हैरानी तो अभी बाकी थी, जब वो पार्टी में एक हॉट लड़के को देखती है। मगर लॉरेन उसे बताती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ब्लैक है, जो कि अब इस वक्त में लड़कियों का सबसे ज़्यादा चहेता है। वहीं उससे भी अजीब बात की उसकी गर्लफ्रेंड जेमी की माँ पैम नहीं बल्कि उसकी दोस्त टिफ़नी थी, जिसका कि आज मर्डर होने वाला था। जेमी अपनी मॉम को देखती है और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रैंडी को बोलकर उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन जेमी फिर से वापस चली जाती है। अंदर उसे टिफ़नी मिली है। टिफ़नी जेमी को बताती है कि ब्लैक को पता चल गया है कि वो उससे चीट कर रही थी, जिससे कि टिफ़नी गुस्से में उसको अकेला छोड़ एक रैंडम लड़के के साथ बेडरूम में चली जाती है। वहीं बाहर जेमी लगातार उसे ढूंढ रही थी कि वो कहाँ चली गई। जेमी पैम, हैदर और मरीसा से जाकर कहती है कि टिफ़नी की जान खतरे में है और तीनों उसके साथ ही रहे। जिसके बाद में जेमी टिफ़नी को खुद ही ढूंढने लगती है और उसको क्रिस के ब्रॉडकास्ट से एक बात पता चली थी कि टिफ़नी की बॉडी गैरेज में मिली थी, लेकिन टिफ़नी तो एक बेडरूम में थी। अब जेमी देखती है कि गैरेज में तो टिफ़नी है ही नहीं। तब जेमी को समझ में आता है कि उसने पास्ट ही बदल दिया है यहाँ पर आकर। इधर हम देखते हैं कि ऊपर टिफ़नी वॉशरूम में जाती है। जब वो वापस आती है तो वहाँ पर वो लड़का नहीं था। तभी किलर आता है और टिफ़नी को मार डालता है और बड़ी बेरहमी से उस पर 16 बार चाकू से वार करता है। और वहाँ पर जेमी और पैम भी आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि टिफ़नी का खून हो चुका है। इसके बाद में वहाँ पर पुलिस आती है, जो कि जेमी पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पैम कहती है कि जेमी ने ये नहीं किया। ये सब के बाद जेमी लॉरेन पैम के साथ घर जाने लगते हैं। पैम पूछती है कि जेमी को कैसे पता था कि टिफ़नी का खून हो जाएगा, तो वो बताती है कि उसने टिफ़नी की खून की विजन्स देखी थी और अब टिफ़नी के बाद मरीसा, हैदर और पैम मारे जाएंगे। वहीं इधर फ्यूचर में अमेलिया फिर से टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वो पास्ट में जाकर अपनी दोस्त जेमी को वापस ला सके। वहीं पर अब क्रिस भी उसके साथ था, मगर वो कहता है कि उसे जो पहले याद था टिफ़नी जिसका पहला मर्डर हुआ था वो गैराज में मारी पाई गई थी, मगर अब अचानक से पूरी हिस्ट्री ही बदल गई है और वो अब अपने बेडरूम में मारी गई थी।
जिससे कि अमेलिया समझ जाती है कि जेमी पास्ट में जाकर इवेंट को बदलने की कोशिश की है। हालांकि वो फिर भी टिफ़नी की मौत को टाल नहीं पाई। वहीं अब उन्हें पुरानी फ़ोटोज़ पे जेमी भी नज़र आती है। क्रिस यह देख समझ गया था कि वो पास्ट में चली गई है। मर्डर वाली फ़ोटो में जेमी की इन टाइम मशीन को ठीक करने का एक क्लू भी दिया था, जिसे कि देख अब अमेलिया इस टाइम मशीन को चला सकती है। वहीं इधर लॉरेन और जेमी पैम के घर जाते हैं और जेमी पैम से पूछती है कि कोई ऐसा है जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, जो कि उनका लाइफ बर्बाद करना चाहता है। तो पैम की यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। लॉरेन जेमी से कहती है कि वो पैम और जेमी बाकी सबको बचाए और तब तक वो टाइम मशीन ठीक करती है। जिसके बाद में सीन प्रेजेंट टाइम में अमेलिया पर शिफ्ट होता है। वो एक नई टाइम मशीन बना रही होती है और उसके पास में तभी क्रिस आता है। मूवी अब पास में आ जाता है, जहां पर हम लॉरेन और जेमी को देखते हैं, जहां पर क्रिस के डैड भी थे। जेमी को पैम मरीसा से पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एक लड़की जिसका नाम त्रिश था, वो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो सभी क्लास में जाती हैं और जेमी कहती है कि क्यों ना वो चारों यानी कि मरीसा, पैम, हैदर और वो कहीं घूमने चले, जिसके लिए वो सभी मान जाते हैं। अगले ही दिन जेमी सभी लड़कियों के साथ शहर से दूर जाने लगती है और गाड़ी में ही सो जाती है। लेकिन जब वो उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि मरीसा उसी कैबिन पर आई है जहाँ पर उसका खून हुआ था और वहाँ पर कारा, ब्लैक और रैंडी भी आ जाते हैं। वो सब पर चिल्लाने लगती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। अब यहाँ पर सब मिलकर काफ़ी देर तक पार्टी करते हैं, जहाँ जेमी काफ़ी परेशान थी। उसे पता था कि किलर वहाँ आने वाला है और होता भी ऐसा ही है। जब सब अलग अलग सोने के लिए गए ही थे, तभी वो किलर मरीसा को मारने आता है, लेकिन इस बार उसे हैदर पहले ही देख लेती है। वो डरकर भागने लगती है। जेमी किसी को घर के अंदर देखती है। वो किसी तरह खिड़की तक जाती है। किलर अब म्यूजिक ऑन करके बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा देता है, पर तभी पैम को याद आता है कि किलर वहाँ पर आने वाला है और वो ब्लैक को भी सब कुछ बताती है और वहाँ पर जेमी भी खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाती है। किलर हैदर को मारने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वो किलर से बचते हुए भागने लगती है, लेकिन वो किलर हैदर को मार देता है। हालांकि बाकी सब उस किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी के पकड़ में नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि जेमी ने पास्ट बदल दिया है, क्योंकि यहाँ पर मरीसा को मरना था, ना कि हैदर को। इसके बाद में उन सभी को पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है, जहां पर ब्लैक कारा पर ब्लेम लगा देता है। अगले दिन हम लॉरेन को देखते हैं, जो कि जेमी को अपनी बनाई हुई टाइम मशीन दिखाती है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए किसी बड़े पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उन्हें आज रात वाली हेलोवीन पार्टी में मिल सकता है। सो उससे पहले जेमी को उस किलर को ढूंढना होगा, वरना वो फ्यूचर में नहीं जा पाएगी। अब जेमी को वहाँ युग का ट्रक दिखाई देता है। युग वही त्रिश का भाई होता है, जो कि उसके मौत के बाद काफी अजीब सा बिहेव करता था। तो शक के कारण जेमी उसका ट्रक का चेक करने लगती है, मगर यहाँ तो सिर्फ वीडियो गेम थे। युग वैसा बिल्कुल नहीं था, वो काफी शांत स्वभाव जैसा था। इसी बीच वहाँ पर डक भी आ जाता है। वही डक जो कि फ्यूचर में जेमी का प्रिंसिपल है, वो दोनों को कहता है कि वो यहाँ का मॉनिटर है और उसे कराटे भी आते हैं, तो कोई किलर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर शाम में हम लॉरेन जेमी को देखते हैं। लॉरेन जेमी को बताती है कि जो टाइम मशीन उसने बनाई है वो बस एक इंजन है, लेकिन वो फोटो बूथ इस इंजन का पावर बटन है, लेकिन उस फोटो बूथ के पावर्स फ्यूचर के हैं, तो वो उसे ठीक नहीं कर पाएगी। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वो पावर बटन ही चेंज कर दिया जाए, और वो फोटो बूथ की जगह एक झूले का इस्तेमाल करने का सोचते हैं। दोनों अंदर जाती हैं और कहती हैं कि ये झूले में कुछ खराबी है। वो आदमी मान भी जाता है। अब लॉरेन वहाँ पर मशीन फिक्स करने लगती है और जेमी किलर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है। अब मरीसा यहाँ से अकेले हॉन्टेड हाउस में जाने लगती है, ताकि वो किलर उसे मारने आए। और यहाँ पर यंग क्रिस मरीसा को देख लेता है, और ये बात वो फ्यूचर में क्रिस को सब याद आ गया था, और ये बात एमेलिया को बताता है। एमेलिया टाइम मशीन ठीक कर लेती है, यानी कि पास्ट में जो इवेंट चेंज हो रही थी वो यहाँ पर प्रेजेंट में यादें भी आने जाने लगी थी। दूसरी तरफ अब हम पास्ट में हम यह भी देख पाते हैं कि किलर मरीसा का पीछा करते वहाँ पहुँच गया है, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए बाकी सब भी वहाँ छुपे हुए थे। किलर को जेमी के बारे में भी पता चल जाता है, तब वो उस पर हमला करता है। तभी पीछे से ब्लैक आता है, पर भी किलर सब पर भारी पड़ रहा था। वह मरीसा तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी पीछे से कारा आकर उसको जान से मार देती है।
तब जाके सभी चैन की सांस लेते हैं। कारा कहती है, मैंने कहा था मैं किलर नहीं हूँ। जब वो उस किलर का मास्क उतारते हैं तो वो किलर कोई और नहीं बल्कि डग था। मगर उसने ऐसा क्यों किया, सबको मारना क्यों चाहता था। वे डग के गले में एक लॉकेट भी देखते हैं जिसके अंदर ट्रिश और डग की फ़ोटो थी। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर ट्रिश तो कार एक्सीडेंट में गलती से मारी गई थी, तो वो उन्हें क्यों मारना चाहता था। अब यहाँ जेमी सबसे पूछने लगती है और यहाँ पर मरीसा सब बताती है कि एक दिन अफवाह फैला था कि ट्रिश का चक्कर कोच के साथ है। तो टिफ़नी ने ट्रिश को घर पर बुलाया और ट्रिश को ड्रिंक पिला पिला कर बार बार उस अफवाह के बारे में पूछती गई और दुखी होकर वो एक कमरे में चली गई थी और शायद वो फ़ोन करके डग को बताया होगा। वहीं उस रात शराब के नशे में रोते हुए वो अपने घर जा रही थी, यानी कि त्रिश का मौत के कारण ये तीनों थी और इसीलिए डग इन सबको जान से मार रहा था। वहीं जब प्रेजेंट में पुलिस ने कहा था कि वो किलर लौट आया है तो तब का प्रिंसिपल डग काफ़ी घबरा गया था। खैर यहाँ पर तभी लॉरेन आ जाती है जेमी को वापस भेजने के लिए, लेकिन तभी पैम उसे कहती है कि उस रात ट्रिश का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त तो वो वहाँ पर थी ही नहीं। तभी जेमी उस किलर वाला नोट दिखाकर पूछती है कि फिर वो किलर उससे क्यों मारना चाहता था। तभी एक दूसरा मास्क पहना हुआ एक किलर आता है और पीछे से आकर मरीसा का गला काट देता है और वहाँ से भागने लगता है। उससे पीछे कारा भी चली जाती है और जेमी कहती है कि ये किलर शायद फ्यूचर से आया है। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लॉरेन घर आती है और अमेलिया को बेहोश पड़ा हुआ पाती है और उसकी टाइम मशीन इस्तेमाल हुई थी। मूवी फिर से पास्ट में चली जाती है। यहाँ सब उस किलर से बचने के लिए सब भागने लगते हैं। जेमी को अब प्रेजेंट टाइम में वापस जाना था तो लेरेन उसे उस मशीन में बैठाकर मशीन ऑन कर देती है ताकि वो तो वहाँ पर पहुँच पाए अपने टाइम लाइन में। मगर किलर उसे रोकने के लिए वहाँ आ चुका था। वो जेमी को मार ही देता, लेकिन वहाँ पर पैम आती है और किसी तरह जेमी को बचाने की कोशिश करती है। तभी फर्श की वजह से वो तीनों चिपक जाते हैं, लेकिन वो किलर किसी तरह से चलकर पैम तक पहुँच जाता है और पैम के पेट में स्टैब कर देता है। वो पैम को मारने ही वाला होता है कि तभी जेमी मशीन का डोर खोल देती है, जिससे कि पैम मशीन से बाहर जा गिरती है और किलर का मास्क भी उतर जाता है। और यहाँ कोई और नहीं, क्रिस खुद था जिसने कि प्रेजेंट में अमेलिया के टाइम मशीन का इस्तेमाल किया और यहाँ आ गया और उसने ही पैम को मारा। और वो नोट भी इसलिए भेजा था ताकि स्वीट 16 किलर की कहानी चर्चा में बनी रहे और उसका ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा चल जाए और उसको अवार्ड मिल जाए। और बात करें कि असल स्वीट 16 कौन था, तो वो डग ही था। और यहाँ पर क्रिस बिल्कुल ही पागल हो गया था। वो पास्ट में उसके अपने ही डैड को ख़त्म किया। खैर क्रिस जब जेमी के पास में आ जाता है, जेमी को ख़त्म करने वाला ही होता है, लेकिन वो नेल गन से क्रिस को शूट करती है और क्रिस मारा जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जेमी प्रेजेंट टाइम में पहुंच चुकी है और वो घर जाकर अपनी मॉम डैड को एकदम सही देखती है। तभी वहाँ पर लॉरेन और अमेलिया भी आते हैं। लॉरेन जेमी से अकेले में बात करती है और क्योंकि उसे सब पता था तो वो उसे बताने लगती है कि पास्ट में किए गए इवेंट से सब कुछ बदल गया है और वे सारे बदलाव इस नोटबुक में लिख दिए हैं, उन्हें आराम से समझ पाए। और हम वहाँ पर एक और शॉकिंग चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर जेमी अपने बड़े भाई को देखती है जिसका नाम जेमी था, यानी कि उसने पास्ट में जाकर इतना कुछ बदल दिया कि प्रेजेंट में उसका नाम जेमी नहीं और उसका नाम यहाँ पर अब कॉलेट हो गया था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।